जी बेटा, क्या हाल चाल है आप सब लोग के? क्या हाल अल्हम्दुलिल्लाह चाल? मैम। कोई है भी या ऑन करके चले गए हो कहीं और? नो मैम, इधर ही है। इधर ही है। अच्छा, चले बताए लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? जी, अस्मा खालिद है क्लास में? यस मैम। बताए लास्ट टाइम क्या पढ़ा था लेक्चर में? मैम क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ा था। रियली? यू यस वर इन मैम। द लास्ट क्लास? आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? यस मैम। मुझे तो नहीं लगता कि हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ी है। क्यों तहमीना याकूब? तहमीना याकूब, आर यू देयर? ये हालात हैं आप लोगों के। हमना बट, हु इज शी? हमना बट। ये जो लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे ना, इनकी मैंने एब्सेंट लगा देनी है। यस मैम। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैम डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक गॉड किसी एक को पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था। जी बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, और उसके हमने इनिशियल स्टेजेस भी पढ़ ली, फिर हमने देखा उसमें एलोंगेशन कैसे होती है वो भी एक्सप्लेन हो गई थी, और देन उसका एंड कैसे होता है ये भी एक्सप्लेन हो गया था। नाउ मैंने आपको कहा था कि प्रूफ रीडिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में जब एंड हो जाता है प्रोसेस, यानी कि रेप्लिकेशन जब एंड होने की तरफ जा रही होती है, तो उसके बाद प्रूफ रीडिंग जो है वो कैसे होती है और उसका क्या मतलब है। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस मैम। ओके, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। आपको नोट्स मिल गए थे? ये नोट्स मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। जी मैम। हाँ जी, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग डीएनए में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एरर आ जाए, यानी कि पेयरिंग जो है, आपको पता है ना, बेसिस ने आपस में पेयर करना होता है, ए ने टी के साथ और जी ने सी के साथ। तो इन पेयर्स में अगर कोई एरर आ जाए और गलत आप कह लें कि पेयरिंग हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम आ जाए जो आज हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा और प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, तो उसको फिर डीएनए किस तरीके से अपनी रिपेयरिंग करता है और किस तरीके से अपनी प्रूफ रीडिंग करता है कि जो रेप्लिकेशन उसने की है वो रेप्लिकेशन सारी कंप्लीट है और एरर फ्री है। ठीक है, वैसे तो एरर जो है वो बहुत ही आप कह लें कि कम होते हैं। 1 in 10 बिलियन न्यूक्लियोटाइड में एक एरर मतलब आ सकता है। 10 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स में एक आध कोई एरर जो है वो देखने में मिलता है, बट हो सकता है। और इनके एरर किस तरह का होगा? एक तो एरर ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ए टी के साथ बाइंड ना करे और जी सी के साथ बाइंड ना करे, तो ये आप कह लें कि ये बेस पेयरिंग का एरर है। पूरी मशीनरी को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसके जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है इस डायग्राम में। तमाम चीजें एक ही जगह पे रखी हुई हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनती है, लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनती है, फिर कौन कौन सी प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व है, वो सारी एक ही जगह पे यहाँ पे दिखाई हुई है। यहाँ पे एक टेबल भी है जिसमें आप कह लें कि पूरी समरी मौजूद है कि कौन कौन सी प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, इसके अलावा हेलिकेज, इसके अलावा जो आपकी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये प्राइमर, प्राइमेज, ये तमाम प्रोटीन्स को एक ही जगह पे यहाँ पे शो किया गया है इस पूरे डायग्राम में। मतलब आप कह लें कि उसकी समरी है ये, स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरीके से यहाँ पे वो प्रोटीन्स और उनके फंक्शन जो कि एक बैक्टीरिया की डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होती हैं, उनको यहाँ पे टेबल में बताया गया। यानी कि ये भी एक तरह की समरी जहाँ से आप इसको एट वंस जो है वो आप देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द एरर। तो मैं आपसे कह रही थी कि 1 in 10 बिलियन जो है न्यूक्लियोटाइड्स में वो एक एरर जो है वो आ सकता है, और उनमें वो कहते हैं कि 1 लाख या आप कह लें कि 100,000 टाइम्स जो है वो मोर कॉमन यही एरर होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो सही ना लगे। ठीक है, और वो भी 1 in 10 बिलियंस में होता है।
ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग भी करता है, ये भी हमने बात की थी, अगेंस्ट इट्स टेम्पलेट। अपने टेम्पलेट को देखते हुए ना, जो न्यूली स्ट्रैंड्स जो कंस्ट्रक्ट होती है, लैगिंग है या लीडिंग है, उनको भी देखते जाता है कि स्ट्रैंड की अकॉर्डिंगली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ लगा हुआ है, क्योंकि उसी से तो प्रूफ रीडिंग होगी ना कि सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ये तो डिसाइड करना तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट जो बेस पेयरिंग हुई हुई है वो सही है या नहीं हुई है। So upon finding the incorrectly paired nucleotide, the polymerase remove the nucleotide and then resume this synthesis. और इस तरीके से वो क्या करेगा कि इसको जो गलत न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड हो चुका होगा उसको वहां से वो डिलीट कर देगा और उसकी जगह पे सही आ जाएगा। जैसे कि आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं वर्ड में या एक्सेल में या इवन ऑनलाइन जब कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप अगर टाइपिंग करते हैं तो उस दौरान में अगर कोई गलत वर्ड टाइप हो जाता है तो आप उसको सिंपली बैक स्पेस से या डिलीट के बटन से डिलीट करके एंड देन आप नया वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम जो है, सॉरी पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो भी इसकी जो है वो प्रूफ रीडिंग कर देता है। मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड की जो प्रूफ रीडिंग है बाय डीएनए पॉलीमरेज, इसको जो एंजाइम्स जो हैं इसको आप कह रहे हैं कि वो जो डन करते हैं इस पूरे सिस्टम, अब एक पूरा सिस्टम होता है जो कि इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर इसको रिमूव करता है। मतलब कि एरर्स की भी टाइप्स है ना कि कौन सी तरह का एरर है, क्या सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग का एरर है या ये कि दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रैंड में पेयरिंग करने के बजाय आपस में पेयरिंग कर रही हैं। किसी और तरह की एरर भी हो सकते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड ही हो। तो बॉडी में एक पूरा सिस्टम होता है एक सेल के अंदर जो कि इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर इसको जो आप कहने के रिमूव करता है। अगर आप ये कहें कि एक न्यूक्लियोटाइड का एरर तो कोई इतना एरर ही नहीं है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतने बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं और उनकी बेस पेयरिंग्स है, तो उनमें एक आध अगर रह भी गया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसा कि इनको साइंटिस्ट ने ये देखा कि जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड के एरर की वजह को एरर अगर आपका रह जाए, ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो वो कोलन कैंसर का बाइस हो सकता है। ठीक है, कोलन कैंसर जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हिस्सा है कोलन, उसके कैंसर का बाइस हो सकता है जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड का मिसमैच होने से के जरिए। और वो अगर परसिस्ट करे, मतलब कि अगर आपकी बॉडी या आपका सेल जो है उस रिपेयर मैकेनिज्म जो है उसको रिकॉग्नाइज ना करे और वो परसिस्ट करे, तो वो कोलन कैंसर का बाइस हो सकता है। तो इतनी बड़ी चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एरर। Incorrectly paired or altered nucleotide can also arise from after replication। जरूरी नहीं है कि during replication ही जो आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिसमैच हो सकते हैं, बल्कि सम टाइम आफ्टर रेप्लिकेशन भी कुछ न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनकी आपस में पेयरिंग हो जाती है जो कि मिसमैच्ड या टेम्पलेट स्ट्रैंड से हट के हो जाती हैं। तो इस तरीके से उसको भी रिमूव करना जरूरी है। और आपको पता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम है, जैसे कि भी आपको बताया कि जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड जो है उसका एरर भी बहुत बड़े जो है वो चेंज ला सकता है। और किस तरह के एरर होते हैं, तो बिफोर दैट कि मैं आपको थ्योरी की तरफ लेके जाऊं, आप जरा इस डायग्राम को देखिएगा। यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे थायमीन, क्या आप इसको देख सकते हैं, थायमीन और थायमीन, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। थायमीन डायमर, डायमर हम किसको कहते हैं, दो एक जैसी चीजें जब आपस में जुड़ती हैं तो उनको हम डायमर बोलते हैं। तो थायमीन थायमीन ने बजाय इसके कि वो इसके साथ पेयर करता, थायमीन थायमीन के साथ जो है वो पेयर कर गया है। और क्योंकि वो आपस में पेयर कर गए हैं, टीटी आपस में पेयर कर गए हैं, लिहाजा उसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो ये कि ये स्ट्रैंड जो है उसमें एक लूप लाइक स्ट्रक्चर भी बन गया, डिस्टॉर्टेड जिसे आप कहते हैं स्ट्रक्चर बन गया है। और दूसरा क्या हुआ है कि ये जो स्ट्रैंड के साथ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होनी चाहिए थी वो भी मौजूद नहीं है। अब क्या होगा, अब ये कि जो सिस्टम है जिसमें हम आप कहते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा एक सिस्टम है जो कि इसको रिकॉग्नाइज करता है एंड देन फिर इसको वो डिलीट करेगा। और वो सिस्टम क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसको इन जगहों से, दो जगहों से ब्रेक करके इसको स्टैंड को रिमूव कर देगा एंड देन रिपेयर सिस्टम जो है अगेन इनके दरमियान इनके कॉम्प्लीमेंट्री जो आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड है उनको फिक्स करवाएगा। और ये काम भी जाहिर है डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। और न्यूक्लियस एंजाइम जो है इनको यहाँ से डिलीट करवाएगा और पॉलीमरेज एंजाइम इनमें न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करेगा। इस तरीके से ये
लाइगेज एंजाइम फिर आप एंड पे आके इनको आपस में जोड़ देगा, और इस तरीके से फिर ये आपस में बिल्कुल आप कह लें कि जैसे एक कोई चीज खराब होती है तो आप उसकी खराब चीज को हिस्से को उखाड़ के और फिर न्यू चीज लगा के उसको बिल्कुल सेट कर देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये भी होता है। तो इस पूरे सिस्टम को फिर एक खास नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो कि मिसमैच्ड हो, न्यूक्लियोटाइड जो कि अनपेयर्ड हो, न्यूक्लियोटाइड जो कि सीक्वेंस से हटके हों, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अगेंस्ट ना हो वैसे जैसा कि उनको होना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना और फिर उनको रिपेयर करना, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं इसको एक पूरा सिस्टम जो है रिकॉग्नाइज करता है, और सिस्टम उस सिस्टम का नाम जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो थायमीन का आपको ये जो बताया हुआ है, ये एक एग्जांपल बताई हुई है, ये इकोलाई में स्टडी की गई है, और 100 आर नोन इन इकोलाई के, जिनके अंदर अबाउट 130 हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार इन ह्यूमन बीइंग। कहा जाता है कि ये जो रिपेयर सिस्टम के लिए जो डीएनए के पॉलीमरेज इस्तेमाल होते हैं, उनको देखा गया है कि एक तो डीएनए पॉलीमरेज भी इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियस भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा इस पूरे सिस्टम को जो चलाते हैं आप कह लें कि एंजाइम्स, वो अबाउट 100 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इकोलाई, and 130 enzymes are only meant for this nucleotide excision repair system or this mechanism, ताकि वो इस errors को remove कर सकें और उसको sustain कर सकें और original हालत में आप कह लें कि जीनोम को जो है वो रख सकें, कीप कर सकें। इसी की एक्सप्लेनेशन बेटा इस पूरे प्रोसेस में दी हुई है, जिसमें इसकी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर का भी बताया हुआ है कि क्या होता है, इकोलाइक एंजाइम्स का भी बताया हुआ है, एंड फर्दर थायमिन की एग्जांपल को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन यहाँ तक तो हो गया कि हमने जो हमारी दो स्ट्रैंड्स थी, एक दोनों में से एक जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के भी तौर पे बिहेव करेगी, एक लीडिंग के जरिए कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगी, एक लैगिंग स्ट्रैंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगी, तो ये काम तो हो गया। लेकिन आपको मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसमें सिर्फ इसमें इसके कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैंने आपको एक कैरेक्टर ये भी बताया था कि ये हमेशा 3 प्राइम एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड को जो है वो ऐड कर सकता है। अब जब हम कहते हैं ना कि सिर्फ 3 प्राइम एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, तो इसके इस कैरेक्टर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो एप्लीकेशन के दौरान में जो है वो आते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि अगर हम ह्यूमन या यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, प्लांट्स में भी अगर हम यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि जो बिल्कुल एंड होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं, और वहां पे जो डीएनए है वो किस तरह का होता है, और क्या वो भी रेप्लिकेट होता होगा, और उसकी क्या खूबियां हैं, या उनके बारे में आप अब तक क्या जानते हैं? जी, कोई बोलेगा? मैम हमने तो सिंपल मतलब डीएनए ना। जी सॉरी, ऊंचा बोले बेटा थोड़ा सा। मैम हमने तो, मैं कह रही हूँ सिंपल ही पढ़ा है, मतलब डीएनए के जो उसके अंदर होता है, लेकिन अगर जो आप पूछ रही है ना कि क्रोमोसोम के एंड्स पे जो होता है, उनके बारे में कुछ खास डिटेल नहीं पता। टीलोमियर्स के बारे में निम्रा कभी नहीं सुना? टीलोमियर्स के बारे में? टीलोमियर्स मैम नाम राइट सुना हुआ है नाम। टीलोमियर क्या होते हैं? टीलोमियर्स मैम नाम सुना, याद नहीं आ रहा। अच्छा, मोहम्मद वकार ने भी अपना माइक ऑन किया, बेटा आप कुछ बताएंगे? मैम इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि ये नहीं पढ़ा पहले। ओके, आप लोगों ने ये तो पढ़ा है ना कि जो डीएनए है ये 2 तरह का होता है, एक वो जो कि आप कह लें कि रेप्लिकेट कर सकता है, सॉरी, एक वो जो कि एक्सप्रेस होता है और एक वो जो कि एक्सप्रेस नहीं होता। पढ़ा है ना इसके बारे में? यस 7 मैम, डिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया था। यस मैम, यूक्रोमाटिन और हेट्रो। यस, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब मुझे ये बताओ कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन तो वो है ना जो एक्सप्रेस होता है, यस जिसके मैम। पार्ट्स को हम जीन बोलते हैं, ठीक है, वो तो वो हो गया। व्हाट अबाउट द हेट्रोक्रोमेटिन? हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, कुछ आइडिया है? एक तो ये बात होगी ना हेट्रोक्रोमेटिन की कि ये ऐसा डीएनए है जो कि एक्सप्रेस नहीं होते, एक तो ये इनकी खूबी होगी।
और एक मैंने अभी आपको बातों बातों में बता दी कि दीज आर प्रेजेंट एट द एंड्स, जिनको निम्रा मैं टीलोमियर्स बोल रही हूँ, जो सिरे हैं क्रोमोसोम्स के, उन पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैम ये कंडेंस और फॉर्म में ये होता है ना? एक्सप्रेस नहीं होते कि ये जीन नहीं है। जी वकार, मैम कंडेंस फॉर्म में होता है ना ये? कंडेंस्ड फॉर्म में क्योंकि एक्सप्रेस नहीं होते, तो कंडेंस्ड फॉर्म में तो दूसरा डीएनए भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेस होने के लिए ज़रा ओपन होगा। लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान तो ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में आ सकते हैं, ये तो कोई शर्त नहीं है। मैम ये इनएक्टिव होते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी? डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट के ये एक्सप्रेस नहीं होते, तो फिर मैं यही बात कर रही हूँ कि उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। जी, सैयद मोहसिन बुखारी नजर आए थे मुझे यहाँ पे। कोई और बच्चा जो इसमें कुछ ऐड कर सके? यस मैम। रिपीटेड रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं। यस, वेरी गुड, ये रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। व्हाट डज इट मीन रिपीटेड सीक्वेंसेस, अलीना? रिपीटेड सीक्वेंसेस मैम का क्या मतलब है? नाइट्रोजन बेसिस जो है वो सेम होंगी, जैसे मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि जो थायमीन है वो एंड्स पे सेम होती है, मतलब टी 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 इस तरह के सीक्वेंसेस आते हैं। यस यू कैन से, बट हमेशा वो सिंगल आप कह लें कि न्यूक्लियोटाइड रेपिटेशन नहीं होती। देयर इज अ पैटर्न जो कि हर ऑर्गेनिजम्स का, आप कह लें कि ऑर्गेनिजम्स में ये डिफाइंड भी होता है ये पैटर्न ना, कि क्रोमोसोम के एंड पे किस चीज की रेपिटेशन होगी। तो वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ही रेपिटेशन नहीं होती, वो एक सीक्वेंस की रेपिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं मतलब ये ओरिजिनल नहीं बता रही, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ATTG हो और बार बार ATTG आ ही जा रहा हो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ रेपिटेशन कैन आल्सो अकर, बल्कि होती है। जी, तो मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन फिर आपको पता चल गया है कि हम अब जा रहे हैं डीएनए की इस प्रॉब्लम की तरफ, कि आया वो हिस्से जो कि टीलोमियर्स के नाम से आप जानते हैं, जहां पे रेपिटेटिव डीएनए पाया जाता है, जो कि डेफिनेटली वो रेप्लिकेशन तो उनकी होगी, वो डीएनए तो है, तो रेप्लिकेशन तो उनकी रिक्वायर्ड है। अल्लाह ताला ने कोई चीज ऐसी तो बनाई नहीं है जिसका कोई मकसद ना हो। ठीक है, तो ये एक, तो इससे हम ये भी पढ़ेंगे कि आया ये रेप्लिकेट होते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और दूसरा हम इनसे इसी रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम से ही हमें ये भी पता चलेगा कि ये अल्लाह ताला ने बनाए ही क्यों है। अगर ये एक्सप्रेस नहीं होते, अगर ये किसी जीन को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये यहाँ पे मौजूद क्यों है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टॉपिक कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन, जो उसके एंड्स की, या आप कह लें कि जो सिरे हैं या एंड्स हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के, वो किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द इम्प्रेसिव कैपेबिलिटीज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कि वो बहुत अच्छे से अपने पोर्शन को जो है वो पॉलीमराइज करता है, एरर नहीं आने देता और रिपेयर कर देता है, ये सारी चीजें, इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद जब हम यूकैरियोट्स के डीएनए की बात करते हैं, तो उसमें ये भी फैक्ट है कि इसके अंदर एक खामी भी है, और वो खामी ये है कि वो 3' एंड को जो है में ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड कर सकता है, और 3' एंड में ही जब न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, तो 5' एंड का क्या बनेगा। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, फिर हम इस पे बात करते हैं। ये जरा नोट कीजिएगा, ये है जी एक ऐसा टेम्पलेट स्ट्रैंड जो डार्क ब्लू कलर में है, इसको हमने रेप्लिकेट करवाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इस जगह पे, कैन यू सी माई कर्सर? यस मैम। ओके, तो ये जो हिस्सा है बेटा, ये जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा एम्प्टी है। ये हिस्सा एम्प्टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था प्राइमर। प्राइमर लगता है ना, प्राइमर लगता है, और उसके 3' एंड से डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड करके और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। यही तरीके कार बताया ना डीएनए रेप्लिकेशन का। तो जी अब मैम। क्या होगा कि जब प्राइमर ने ये सारे एंड ऐड कर दिए, और जो जो अंदर अंदर प्राइमर थे, अगर मैं आपको पिछली डायग्राम दिखाऊं, कौन सी डीएनए रेप्लिकेशन में, ये वाली डायग्राम जरा देखिए। ये देखिए, जो लैगिंग स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड में ये देखिए 1 प्राइमर, 2 प्राइमर, 3 प्राइमर, 4 प्राइमर। नाउ व्हाट, ये वाले प्राइमर, ये वाला प्राइमर, ये वाले प्राइमर सारे रिमूव हो जाएंगे, और ये सारे दरमियान दरमियान से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। क्यों?
क्योंकि इस प्राइमर के पास पिछले वाले की 3 प्राइम, प्राइमर के पास इससे पिछले वाले का 3 प्राइम एंड मौजूद होगा। ये प्राइमर जब रिमूव होगा तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड मौजूद होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज उन 3 प्राइम एंड में न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देंगे और प्राइमर वाली जगह जो है वहां पे भी न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके ऐड हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द, यानी कि जो बिल्कुल सिरा है, जैसे धागे का सिरा होता है, ठीक है, धागे का सिरा है, मतलब डीएनए का बिल्कुल लास्ट जो है पॉइंट है, और वो मैंने आपको दिखाया ये वाला, जहाँ पे आके प्राइमर लगा होगा, प्राइमर लगा होगा तो ये वाले हिस्से से स्टैंड कर रहा है ना डीएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमर तो निकल गया, अब प्राइमर निकल गया तो अब ये वाला गैप कैसे फिल हो, इसको कौन फिल करेगा? अब ये तो हो नहीं सकता कि इसके यहाँ पे जहाँ पे कुछ है ही नहीं वहां पे आके प्राइमर लग जाए और फिर आके डीएनए पॉलीमरेज इन जगहों को फिल कर दे। तो अब जगह भी काफी ज्यादा है, आपको बताया था ना कि अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्राइमर हो सकता है, जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था। तो ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड है, जो कि यहाँ पे हमने सिर्फ 4 ही शो किए हुए गैप में, तो इनको जगह को कौन फिल करेगा? इस जगह को कोई फिल नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, और उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो 3 प्राइम एंड के पे ही ऐड करेगा। तो इस वाले हिस्से का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वाले एंड पे ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमर लगा होगा वो जब रिमूव होगा तो बाकी की जगह खाली रह जाएगी। अब स्टोरी क्या बनी? स्टोरी ये बनी कि जो तो था आपका, अगर आप नए सिरे से स्टार्ट करें, मतलब आपके पास ये 2 स्ट्रैंड थे, एक ये 3 to 5 प्राइम था, एक 5 to 3 प्राइम था। 5 to 3 प्राइम का तो इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो टेम्पलेट बननी है वो लीडिंग स्ट्रैंड है और वो ऐड होती चली जाएगी और एक सिरे से स्टार्ट होगी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इसका भी लीडिंग स्ट्रैंड का भी है, क्योंकि जहां से ये स्टार्ट होगी वहां पे भी प्राइमर लगा होगा, वो भी एंड ही होगा, और उस एंड को कौन सर्व करेगा, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे। अब आ जाए आप लैगिंग स्ट्रैंड पे, लैगिंग स्ट्रैंड पे भी सेम प्रॉब्लम है कि फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, वो आपस में ज्वाइन भी करते जा रहे हैं, पर व्हाट अबाउट द एंड? एंड पे क्या होगा? तो जाहिर है हम दोनों को तो शो नहीं कर सकते, हम एक स्ट्रैंड को लेके एग्जांपल देंगे। मैं बात कर रही हूँ आपके जो है लेगिंग स्ट्रैंड की। यहाँ पे देखिए ये जो गैप वाला है इसको तो आराम से न्यूक्लियोटाइड जो है वो फिल कर देंगे, डीएनए पॉलीमरेज फिल कर देगा, बट जो एंड है वो खाली रह जाएगा। इसी तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड का भी दूसरा वाला सिरा, ये वाला सिरा नहीं जिसकी तरफ इसकी डायरेक्शन है, दूसरा वाला सिरा जहां से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, वहां पे भी एंड जो है वो खाली रह जाएगा। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि अगर ऐसा ही होता रहेगा और हर रेप्लिकेशन के बाद एंड फ्री रह जाएंगे, तो अगर एंड फ्री रह जाएंगे तो इसका तो कोई कम्प्लीमेंट्री, इसका तो कोई कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही नहीं होगा, ये तो स्टैगर्ड एंड है। स्टैगर्ड एंड का पता है ना, जैसे एक सिरा निकला हुआ होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने एस्क्रिचिया कोलाई के वो जो पढ़ा होगा उसकी बायोटेक्नोलॉजी में, मेरे ख्याल एफएससी में ये हिस्सा है कि उनको स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एंजाइम और कट्स लगाते हैं ताकि वो आपस में जुड़ सकें। तो ये जो हिस्सा इस तरह का खाली है दंदाने लाइक, इसको हम कहेंगे ये स्टैगर्ड एंड है, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड एंड फ्री रह जाएगा और इसके अगेंस्ट कोई भी न्यूक्लियोटाइड मौजूद नहीं होगा। अब कहानी ये बनी कि एक हिस्सा जो कि फ्री रह जाएगा, सिर्फ उसकी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मौजूद होगी, और दूसरी तरफ अगर वो दोबारा से रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि उसने भी तो दोबारा रेप्लिकेशन करनी है ना, तो जब वो दोबारा रेप्लिकेशन करेगा तो ये जो फ्री एंड है ये तो दोबारा रेप्लिकेट करेगा ही नहीं, और सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये एज टेम्पलेट स्ट्रैंड मूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 2 राउंड्स, 3 राउंड्स, 4 राउंड्स, 5 राउंड्स एंड सो ऑन अगर डीएनए रेप्लिकेट करता रहता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो डीएनए है वो शॉर्टर होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो एक बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड सेल है उसके बाद जो उसका सेल बनेगा और उससे जो उसका सेल बनेगा और उससे जो उसका सेल बनेगा, तो हर आने वाले सेल में, सक्सेसिव सेल में जो डीएनए है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। अब स्टोरी ये है कि अगर डीएनए रिड्यूस होता चला जाएगा तो हमारे जीन का क्या बनेगा? अगर ह्यूमन बीइंग में हम एग्जांपल ले लें तो जीन, तो हमारे जीन का क्या बनेगा? ये तो अगर इस तरह शॉर्ट होता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेंटर वाले पोर्शन में पहुंच जाएगा और वहां पे जीन्स को भी जाके रिड्यूस कर देगा। और अगर ऐसा ही होता रहता होता तो अगर एक जो सबसे पहला इंसान बना है उसके बाद जो इंसान बने हैं उनमें आने वाले इंसानों में डीएनए रिड्यूस होता चला जाता है, और अब तक तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका होना था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो जर्म सेल्स होते हैं ना, जर्म सेल्स यानी कि जो स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, उनमें डीएनए अपनी जो जीन्स हैं
उसके अलावा जो टेलोमेरिक रीजन है उसको ये खुद से जानबूझकर एक्सटेंड करवाता है, ऐड करता है उनमें टेलोमेरिक रीजन, ताकि वो अपने जीन्स को महफूज कर सके। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक ह्यूमन बीइंग या एक ऑर्गेनिज्म जब अपने स्पर्म्स या एग्स बनाता है तो उसके अंदर जो उसके जीन्स हैं वो पूरे ना हो, या वो ना हो जो कि उसके पेरेंट में थे, ठीक है। और जो हिस्सा रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, उनको अनदर एंजाइम्स के जरिए, जिसको टीलोमिरेज एंजाइम कहा जाता है, उसके जरिए वो उसको रेप्लिकेट करवा के, और मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एक अलग मैकेनिज्म के जरिए रेप्लिकेट करवा के और उसको ऐड कर देता है एंड्स को, और इस तरीके से वो अपने जीन्स को महफूज रखता है। अब ये तो हो गई जर्म सेल्स की बात कि वो अपने आप को इस तरीके से महफूज कर लेते हैं। व्हाट अबाउट द सोमैटिक सेल्स? अगर वो सक्सेसिवली डिवाइड होते हैं तो उनका क्या बनता है? उनमें ये है कि जो टीलोमियर्स हैं एक्चुअली ये अल्लाह ताला ने रखे ही इस पर्पस के लिए हैं कि टीलोमियर्स पे रेपिटेटिव जो है वो सीक्वेंस होता है। इनका ये कोई किसी जीन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कोई एक्सप्रेशन इनका नहीं होता, ये हेट्रोक्रोमेटिन है। और इसका मकसद ही ये है कि इनके दरमियान में जो जीन वाला पोर्शन है या वो डीएनए है जिसमें एक्सप्रेस होकर कोई प्रोटीन, एंजाइम, कोई चीज बनानी है, तो वो बनाने के लिए जो जीन्स हैं वो महफूज रहें। और जब ये हर रेपिटेशन के बाद, हर रेप्लिकेशन के बाद जब डीएनए रिड्यूस होना है तो वो टेलोमेरिक हिस्से को ही रिड्यूस करे, और जो डीएनए वाला पोर्शन है, वो जो एक्सप्रेस होने वाला पोर्शन है, वो रिड्यूस ना हो। और जब तक ये इतना रिड्यूस होता है कि वो जीन तक पहुंचे, ठीक है, तो तब तक आप कह लें कि इंसान की जो उम्र है वो पूरी हो चुकी होती है, या ऑर्गेनिज्म की जो उम्र है वो पूरी हो चुकी होती है। तो इस तरीके से डॉटर सेल्स के डीएनए के टेलोमेयर्स की रिडक्शन देखते हुए भी आप किसी सेल की उम्र जो है या किसी इंडिविजुअल की जो उम्र है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब जो ऐसे सेल्स हैं जो कि मतलब अब ये कि ह्यूमन बीइंग या कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसकी अभी डेथ नहीं आई, या उसका जो एक प्रोसेस है प्रोग्राम सेल डेथ का वो अभी नहीं हुआ, या उसका टाइम अभी नहीं आया, और उसके हिस्सा जो है वो रिड्यूस होते 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 जीन तक पहुंच गए हैं, तो क्या होगा कि वो फिर जो सेल है जिसके अंदर ये प्रोसेस हुआ होगा उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी कि वो अपने आप को खत्म कर देंगे वो सेल, और फिर उनको न्यू अगर सेल्स रिप्लेस कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर वो सेल कंप्लीटली जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, उनकी लाइसिस हो जाएगी। तो इस तरीके से डीएनए का ये जो प्रॉब्लम है एंड के टेलोमियर का, वो सेक्स सेल्स में जो है वो टेलोमेरेज एंजाइम के जरिए जो आप कह लें कि इम्प्रूव हो जाता है, और जो जनरेशन्स हैं या ऑफस्प्रिंग जो हैं या डॉटर सेल्स जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आता कि उनके डीएनए जो है रिड्यूस्ड हो। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर एक सोमैटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस आता है तो उसके भी मैं कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, अब इससे हमें एक और चीज भी, एक और आप कह लें कि इंफॉर्मेशन का भी पता चलता है, और वो है दैट इज अबाउट कैंसर सेल। आपको पता है ना कि कैंसर सेल में क्या होता है कि एक जो सेल है वो इनॉर्मसली जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और मतलब एक खास हद से ज्यादा वो रेप्लिकेट कर जाता है, और उसकी वजह से फिर आप जानते ही हैं कि ट्यूमर सेल्स बनते हैं, और वो आगे से आगे से कहते हैं ना कैंसर फैलता गया फैलता गया। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड कर रहे होते हैं, अगेन एंड अगेन डिवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये अल्लाह ताला ने एक और चीज भी अब इसमें एक रखती है कि ये जो कैंसर सेल है ना, इसकी एक हद ही होगी, ठीक है, क्योंकि एक हद के बाद जब वो रेप्लिकेशन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो उसका जीनोम जो है वो खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि कैंसर सेल जो है वो डिवाइड होना चाहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसके अंदर जीनोम ही नहीं होगा, तो वो डिवाइड क्या होगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म भी रखा है कि जो इस तरह के जो आप कहने के जो प्रॉब्लमेटिक जो सेल्स हैं या कैंसरियस सेल्स जो हैं वो अपने आप को फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो ले जाते हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंसान के फायदे में ही जा रही होती है चीज, कि वो जब ज्यादा रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ एक्चुअली उनकी डायरेक्शन जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड द एंड्स ऑफ द डीएनए। और मेरा ख्याल है कि यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो बता दें, वैसे मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा मुश्किल नहीं बताया कि जो आपको समझ ना आई हो। तो ये था ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर उसके बाद हम एक छोटे से और टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा।
मैम अगर कैंसरस सेल्स की डिवीजन इंसान के बेनिफिट में जाती है तो फिर इंसान की डेथ किस तरह से हो जाती है, और हम लोग ये किस तरह कहते हैं कि ये लास्ट स्टेज है कैंसर की? नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कैंसर सेल्स की जो है वो इंसान के बेनिफिट में जाती है। मैंने कहा है कि उसको भी अल्लाह ने रोकने के लिए एक हद रखी हुई है। ये बात मैं कह रही हूँ। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कैंसर सेल्स जो है वो इंसान के बेनिफिट में होते हैं, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल एक अबनॉर्मेलिटी है, और उस अबनॉर्मेलिटी का, अब देखिए, अगर वो इस तरह तो नहीं कि देखिए ना, अगर वो किसी ऑर्गन को डैमेज करता है तो उस ऑर्गन में ही वो फैलता है, ठीक है। मतलब उसकी लिमिटेशन है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फायदे की बात कर रही हूँ कि उस इस लिमिटेशन होने की वजह से वो एक खास हद तक की जाता है, और उस हद के बाद वो खत्म हो जाता है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कैंसरस सेल्स जो है इंसान के बेनिफिट में है। मैम जब ये कैंसर सेल मतलब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं पे आकर, तो वो लास्ट होती है कैंसर की, जब सेल खुद ही से डैमेज होना शुरू हो जाता है। वो मतलब उस सेल की तो वो लास्ट स्टेज होती है, लेकिन आपको पता नहीं है, वो रेप्लिकेट करता है तो वो दूसरे सेल्स भी तो बना चुका होता है। तो वो उन सबकी डेथ होगी तो फिर, और जब तक उन सबकी डेथ होती है तब तक तो काफी लॉस हो चुका होता जी मैम। है। ये तो मतलब साइमल्टेनियसली तो नहीं होता ना, सिंक्रोनाइज तो नहीं है ना, मतलब कि सारे के सारे सेम लेवल पे रेप्लिकेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एंड देन फिर उनकी डेथ हो रही है। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये प्रॉब्लम ही ना जनरेट होता, ठीक है। मैम लेकिन जो हर एक ने एक टाइम पीरियड के बाद डिस्ट्रॉय होना होगा ना। जी मैम, मैम जो हिट्रोक्रोमेटिन होता है वो किस तरह से जीन्स की हिफाजत करता है? कोई मैकेनिज्म होता है पूरा मतलब उसका कि वो यू क्रोमेटिन को लॉस नहीं होने देता? जी बिल्कुल, इसका मैंने बताया ना कि जो टीलोमियर्स हैं, इनकी इनकी भी लेंथ जो है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी इनकी लेंथ, इनके अंदर जो पैटर्न है, मेरे ख्याल में एक आध पैटर्न जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन सा पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि कैंसर्स के भी डिफरेंट टाइप हैं। तो कुछ कैंसर सेल्स ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेक्स सेल्स में टीलोमेरेज एंजाइम जो है वो टीलोमर्स की जो लेंथ है उसको मेंटेन रखते हैं। तो कैंसरस सेल्स में भी ये प्रोसीजर हो सकता है कि वो अपनी लेंथ को मेंटेन करने के लिए इसी तरह का कोई एंजाइम जो है वो इस्तेमाल करें। इस वाले जो मैंने आपको चेक पॉइंट बताया कि अगर ये वो एंजाइम इस्तेमाल नहीं करेगा, टेलोमेरेज नहीं, लेकिन टेलोमेरेज जैसा एंजाइम नहीं इस्तेमाल करेगा, ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएगा, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अगर वो परसिस्ट करते हैं तो फिर उनके अंदर भी कोई इस तरह का मैकेनिज्म आ जाएगा कि जो कि उसके टेलोमेरेज को जो है वो उसकी लेंथ को बरकरार रखेंगे। अच्छा, मैं भी आपको बात बता रही थी कि जो रेपिटेशन सीक्वेंस है, बारे में भी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस ही, जी बिल्कुल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल दी हुई है कि ह्यूमन बींग में 6 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, TTA, ये कहा जाता है कि ये बार 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 100 से लेकर 1000 टाइम्स तक, ये रेंज है इसकी, 100, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। तो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1000 टाइम्स तक ये सीक्वेंस जो है TTA, जो है ये रिपीट कर सकते हैं इन द टीलोमेर रीजन। जी जी बेटा, तो आगे चलें फिर। यस मैम। अच्छा बेटा, ये मैं ना आपको पहले ही दे चुकी हूँ ये नोट्स, और इसको फिर आप पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को फर्दर, ठीक है, डिटेल से पढ़ लें, एक दफा गो थ्रू हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैम देख लीजिए। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी लेक्चर से। ओके बेटा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी मैं। मैंने था कि आपको मेन तो ये चीज नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो मैंने कर दिए थे, उसको मैंने आपको बताया था मुझे शॉर्ट करके अपलोड करना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग है, लेकिन लेकिन कर दूंगी मैं इंशाल्लाह, जितने भी रहते हैं ना सबके इकट्ठे ही कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है, अगर आप अपने कोर्स को देखें तो उसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पहला टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन, और सेकंड टॉपिक है रिलेटेड टू नेचर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ जीन, नेचर ऑफ जीन को डिस्कस करना वैसे तो मेरा ख्याल है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि
आप इसके बारे में अब बहुत कुछ जानते हैं कि हम जीन किसको बोलते हैं। मेरे ख्याल है जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इसके जीन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि जो किसी ना किसी फिजियोलॉजिकल रोल को, किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, किसी प्रोटीन को बनाता हो, किसी एंजाइम को बनाता हो, मतलब उसकी वजह से कोई ना कोई चेंज हो, ठीक है, उसकी वजह से कोई ना कोई खूबी जो है, कोई करेक्टर जो है वो डेवलप हो, तो हम उस डीएनए के पार्ट को हम जीन जीन कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये जीन है। होता वो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही है जो कि किसी आप कह लें कि करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं डिस्कशन क्या क्या करूंगी, डिस्कशन हम यहाँ पे ये करेंगे कि आया ये चीज जो है वो डिस्कवर कैसे हुई कि एक जीन जो है वो किसी एक ही करेक्टर को या किसी एक ही प्रोटीन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जो मैं स्किप कर रही हूँ ये हिस्सा मैंने आपको दिया भी नहीं है जीसीआर पे, और ये क्रोमोसोम के मुतालिक है जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ टुवर्ड्स द नेचर ऑफ जीन, जिसमें हम देखेंगे कि जब ये डिस्कवर हुआ था कि आया जो जीन है ये क्या होता है, या ये किस तरीके से एक करेक्टर को या एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होता है। इसकी स्टडीज जो है बेटा ये 1909 में ब्रिटिश फिजिशियन था गैरड, और इसने फर्स्ट टाइम ये सजेस्ट किया था, आर्कीबाल्ड गैरड था जिसने फर्स्ट टाइम ये सजेस्ट किया था कि जीन्स जो हैं वो फिनोटाइप्स को डिक्टेट करते हैं, यानी कि जीन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप के लिए, और ये फिनोटाइप वो डिक्टेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। मतलब कि जीन बनाते हैं एंजाइम, और एंजाइम फिर आगे कैटालाइज करते हैं किसी खास किस्म के केमिकल रिएक्शंस को, और उन केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने की वजह से कोई ना कोई चेंज आती है, और वो चेंज जो है वो फिर फिनोटाइप की फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं, या हम उसको आप कह लें कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। गैरेड ने ये भी पोस्टुलेट किया कि सिम्टम्स जो हैं किसी भी इनहेरिटेड डिजीज के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक किसी भी पर्सन की इनएबिलिटी को टू मेक दैट पर्टिकुलर एंजाइम, यानी कि अगर हम कहते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल में एक एंजाइम बनाने की सलाहियत नहीं है, और वो इसको आगे इनहेरिट भी कर रहा है, मतलब फादर में भी नहीं था, उसके आगे सन में भी नहीं है, और उसके आगे बच्चों में भी नहीं है, इनहेरिट हो रही है अगर कोई डिजीज किसी खास एंजाइम की वजह से, तो वो एक्चुअली वो उसके जीन की वजह से होती है, और वो जीन क्योंकि चेंज आती है, और क्योंकि वो जीन चेंज हो चुका होता है और वैसे ही वो इनहेरिट करता है, तो लिहाजा उसकी वजह से ही वो एंजाइम में, और उसकी वजह से आप कह लें कि उस इंडिविजुअल में और उसके बाद में आने वाले तमाम इंडिविजुअल्स में उसकी चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। सो ही रेफर्ड टू सच डिजीजेस एज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और उसको फिर इसने नाम दिया कि ये ऐसी डिजीज है जो कि इनहेरिटेड है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू मेक सम एंजाइम्स है इन एन इंडिविजुअल, और ये खुद ब खुद इनबॉर्न यानी कि पैदाइश के साथ ही ये एरर, इन अदर वर्ड्स हम जानते हैं कि इसको मतलब कि इनहेरिटेबल यानी कि जो ट्रांसमिटेबल हैं वो एरर्स ये हैं, और ये मेटाबॉलिज्म के एरर्स हैं। इसके बाद गैरेट ने ये भी कहा कि हेरिडिटरी कंडीशंस जो हैं एल्केप्टोनूरिया में, इन विच द यूरिन इज ब्लैक बिकॉज इट्स कंटेन द केमिकल एल्केप्टोन एंड विच डार्कन्स अपॉन एक्सपोजर टू एयर, तो ये डिजीज है कि यानी कि जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का होता है, और उसमें एल्केप्टोन एक्चुअली पाया जाता है, जब यूरिन एक्सपोज होता है टू एयर तो उसके साथ वो ऑक्सीडेशन की वजह से जो है उसका कलर जो ब्लैक हो जाता है। उसने कहा दिस इज आल्सो बिकॉज the most people have an enzyme that metabolize the एल्केप्टोन, और जब जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन ह्यूमन में एल्केप्टोन को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम मौजूद नहीं होगा, तो एल्केप्टोन उनके यूरिन में आएगा, और यूरिन जो है फिर वो ब्लैक कलर का जो है वो होगा, तो ये भी एक इनहेरिट होने वाली जो है वो डिजीज है, और दिस इज बिकॉज ऑफ सम एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन ऑफ द डीएनए, जिसको हम जानते हैं कि हम जीन का नाम दे सकते हैं। तो इसी तरह की डिस्कशन जो है ये कैरी ऑन रही, और गैरड ने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दी, लेकिन इन एग्जांपल्स को आप कह लें कि जिसको आप कह लें कि सॉलिड, जिसने आप कह लें कि इसको प्रूफ दिया, या इसको आप कह लें कि प्रूफ की तरफ लेके गई, या जो हमारी करंट जो डेफिनेशन है जीन की, या जिसको हम आप कह सकते हैं कि सेंट्रल डोगमा जो है हमारा, कि डीएनए से
साइटोडोग्मा के बारे में पता है ना, मेरा ख्याल है ये भी एफएससी में मौजूद है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए हम जानते हैं, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है। तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में आती है और मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन में ट्रांसलेट होती है, और वो प्रोटीन जो है वो ही आपको पता है ना, एक वो जुमला पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री में बड़ा फेमस है ये कि ऑल यस मैम। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, हाँ जी, तो ये इसी 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 से ये बेस करता है। अच्छा, पहले पहले वाले साइंटिस्ट को वेरी फर्स्ट जब इसको स्टडी किया गया ना, तो वो यही समझते थे कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, प्रोटीन एंजाइम्स ही होते हैं। एंजाइम प्रोटीन एक ही बात है, प्रोटीन एंजाइम एक ही बात है। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोटीन सिर्फ एंजाइम ही नहीं बनाती, बल्कि प्रोटीन और भी बहुत कुछ जो है वो बना सकती हैं। और वो बताते खुद भी कोई काम कैटलाइज करने के अलावा वो बताते खुद भी किसी जो है वो चीज का हिस्सा हो सकती हैं, जो किसी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हो सकती हैं। तो लिहाजा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वो एज एंजाइम ही एक्ट करे, ऑल दो कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो एज एंजाइम एक्ट करती हैं, जो कि जीन का प्रोडक्ट होती है वो एज एंजाइम ही एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। अच्छा, तो अब ये जो काम था कि आया जीन की तरफ, क्योंकि हम बात करें नेचर ऑफ जीन के, एक जीन जो है उसको हम क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम क्या समझते हैं कि वो कैसा होता है। ठीक है, इसकी जो स्टडी है वो फिर जिसको आप कहते हैं कि बड़ी फेमस स्टडी जिसको कहा जाता है वो है बीडल एंड टैटम की स्टडी। बीडल एंड टैटम दोनों ने एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था न्यूरोस्पोरा पे, और न्यूरोस्पोरा पे उनका एक्सपेरिमेंट जो है ये काफी मशहूर हुआ, और इसको बेसिस भी कहा जाता है कि अगर आपको नेचर ऑफ जीन की बेसिस, यानी कि जहाँ से अराइज हुई स्टडीज की और जहाँ से इसका कॉन्सेप्ट जो है, जिसने मेंडल के फैक्टर को जीन, फैक्टर वर्ड को जीन में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि मेंडल ने तो जीन का वर्ड नहीं यूज किया था, मेंडल ने तो फैक्टर का वर्ड यूज किया था। तो जीन को बनाने वाला या उसकी डेफिनेशन बनाने वाले में फिर जो स्टडीज हैं उनमें फिर बीडल एंड टैटम की स्टडी जो है, जो कि उन्होंने न्यूरोस्पोरा पे की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही बेसिकली फर्स्ट टाइम ये हाइपोथेसिस दिया था वन जीन वन एंजाइम। लेकिन अब हमारा जो नॉलेज है करंटली, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये मैं उनकी बात बता रही हूँ, ये मैं अपना हाइपोथेसिस करंट बयान नहीं कर रही, यानी करंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक बयान नहीं कर रही कि वन जीन वन एंजाइम, क्योंकि ये गलत है अब। ठीक है, अब एक जीन से ज्यादा एंजाइम भी बन सकते हैं, और बहुत सारे एंजाइम के लिए एक जीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब जो है वो चेंज हो चुकी हैं, लेकिन एट दैट टाइम मैट्रिक के सिलेबस में तो अभी तक यही है बेटा, क्योंकि स्टडीज जो है ना, जो जिससे कहते हैं ना कि शुरू से जब हमने स्टडीज को स्टार्ट किया था तो बेस यही थी, बात यहीं से स्टार्ट हुई थी, और इसी की बेस पे हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जीन की। ठीक है, बट नाउ जब आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी। ट्रांसलेशन, हाँ, ट्रांसलेशन में भी इसका थोड़ा सा पार्ट आएगा, ट्रांसक्रिप्शन में भी इसका पार्ट आएगा। वहां पे आप देखेंगे कि यूकैरियोट्स के केस में एक जीन से मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जीन्स जो हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो ये अब बात खत्म हो गई है। ठीक है, मतलब ये अब ट्रू नहीं रही, लेकिन फर्स्ट स्टडीज जो थी उसमें पहला हाइपोथेसिस जो जीन को एक्सप्लेन करता है, नेचर ऑफ जीन को, वो यही है, वन जीन वन एंजाइम। क्योंकि अगर हम इसको अब वाली स्टडीज को इसके साथ मिक्स करेंगे ना, तो फिर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। तो अभी तक आप यही रखें, ऑल्दो कि ये अब ये चेंज हो चुकी है, लेकिन आप इसको समझने के लिए ये रखें कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम को या एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, और उन्होंने ये डिस्कवरी कैसे की। तो उसके लिए मैं थ्योरी की बजाय बेटा मैं आपको ले जाऊंगी इनकी स्टडीज के ऊपर। अच्छा, और इन्होंने ना इस पे इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था, बीडल एंड टैटम को 1958 में इन्होंने शेयर किया था नोबेल प्राइज अपनी इस डिस्कवरी पे। और डिस्कवरी क्या थी कि देयर डिस्कवरी दैट जीन एक्ट बाय रेगुलेटिंग डेफिनेट केमिकल इवेंट्स। ठीक है, एक डिफाइंड टाइप के केमिकल इवेंट्स को जीन एक्चुअली मैनिपुलेट कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जीन बनाता है एंजाइम, और एंजाइम किसी मेटाबॉलिक फंक्शन को, रिएक्शन को
परफॉर्म करते हैं और उससे हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है और डेफिनेटली वो प्रोडक्ट किसी इस्तेमाल में होता है जिसकी वजह से हम उसको उसके होने या ना होने में डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब अगर एंजाइम नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हमारे में अंदर या हमारी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आएगा। इसी वजह से इनको इस डिस्कवरी पे ये नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, अब इन्होंने काम क्या किया था, काम को भी हम देख लेते हैं। तो काम के लिए मैं आपको ले जाती हूँ डायरेक्ट इनकी ये जो है ना इंक्वायरी, फिगर नंबर 17.2, इसमें इसके अंदर इंक्वायरी और इसकी डिटेल बहुत अच्छी खूबसूरत लिखी हुई है थ्योरी में, लेकिन मैं आपको पहले इसकी डायग्राम से समझा दूं फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी में जाएंगे। अच्छा, अब इस तरह है कि इन्होंने देयर आर नंबर ऑफ वेज कि जिसके जरिए आप ऑर्गेनिजम्स को जो है वो म्यूटेट कर सकते हैं या उनके डीएनए को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या क्या किया है कि न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है, जो कि ब्रेड मोल्ड है, ये ब्रेड पे लगने वाली जो है वो आप कह लें कि फंगस है, तो इसको इसके जो है वो 4 तरह के इन्होंने आप कह लें कि इंडिविजुअल्स लिए। अच्छा, 4 तरह के इंडिविजुअल कैसे लिए? एक तो वो नॉर्मल जो उनकी न्यूरोस्पोरा थी वो ली, उसको उन्होंने कह दिया वाइल्ड टाइप, ठीक है। दूसरी उन्होंने ली ऐसी जो कि आप कह लें कि ऐसी म्यूटेंट थी। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये भी बताने से पहले पहले ये बताऊं कि मैं प्रोसीजर क्या करने जा रही हूँ, कि जिसमें आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये होता क्या है प्रोसीजर। पहले आप ना प्रोसीजर समझ लें कि ये मेटाबॉलिक फंक्शन है क्या। मेटाबॉलिक फंक्शन बेटा ये है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये अगर आप मेरे कर्सर को देख सकें तो ये इसका मेटाबॉलिक फंक्शन है। लेट मी इसकी, मैं इसको अगर कर्सर को चेंज कर सकूं ताकि मैं आपको इसको दिखा सकूं कुछ और। अच्छा, ये मैंने ना जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन खोली हुई है और अच्छा नहीं, कुछ ले तो सकती हूँ मैं ड्रॉ करने के लिए। चलिए मैं एक डार्क कलर ले लेती हूँ, रेड कलर ले लेती हूँ। ओके, अच्छा ये वाला जरा देखिएगा, दिस वन, अब ये चलना नहीं है, दिस वन वाइल्ड टाइप। अच्छा, होता क्या है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म न्यूरोस्पोरा में होता क्या है कि एक एंजाइम है जो कि जीन ए से बनता है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं एंजाइम ए, और दैट एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक ऑर्निथीन जो कि एक अमाइनो एसिड है फ्रॉम प्रिकर्सर, फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर या इट्स रिएक्टेंट, और फ्रॉम आप कह लें कि जो उसका क्या उसको बोलेंगे, जो एक यानी कि इनिशिएट करता है जो साइकिल को, ठीक है, रिएक्टेंट है या एक आप कह लें कि रॉ मटेरियल है, उससे जीन ए एंजाइम ए बनाता है जिस जो कि ऑर्निथीन बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्निथीन से एंजाइम बी ऑर्निथीन को कन्वर्ट करता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन भी एक और अमाइनो एसिड है। ये ऑर्निथीन और सिट्रोलिन ये दोनों ही आप कह लें कि नॉन प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड है, मतलब ये अमाइनो एसिड है लेकिन ये प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, सिट्रोलिन से एंजाइम सी जो है वो सिट्रोलिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब हमारा मकसद क्या है ये पूरा बताने का कि जो वाइल्ड टाइप एक न्यूरोस्पोरा, नॉर्मल जो न्यूरोस्पोरा है, अगर उसको अपनी रॉ मटेरियल से या मीडियम जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको खाना पीना, या जिसको हम कहते हैं, हम ब्रेड से हम क्या क्या लेते हैं, या हम पानी से हम क्या लेते हैं, या हम कोई और जो चीज खाते हैं उससे हम क्या, तो जो न्यूरोस्पोरा की खुराक है वो उससे एंजाइम ए के जरिए ऑर्निथीन बनाती है, एंजाइम बी ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है और एंजाइम सी सिट्रोलिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है? यस मैम। अच्छा, अगर आप क्या ख्याल करते हैं, अगर एक न्यूरोस्पोरा है और उसमें एंजाइम ए बनाने की सलाहियत ही नहीं है, ठीक है, यानी कि उसके जीन ए को म्यूटेट कर दिया गया है और उसमें एंजाइम ए बनाने की सलाहियत नहीं है, और आप उसको सिंपल मीडियम दे दें, सिंपल जो कि आप नॉर्मल एक न्यूरोस्पोरा को दे रहे हैं, तो क्या वो ऑर्निथीन बना सकेगा? क्या वो सिट्रोलिन बना सकेगा? क्या वो एंड प्रोडक्ट आर्जिनिन बना सकेगा? जी बेटा। नो मैम। डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन अब उसके पास एक और रास्ता भी है, अगर आप उसको रॉ मटेरियल में ऑर्निथीन दे दें, ऑर्निथीन दे दें, तो अब देखें एंजाइम बी तो वो बना रहा है, वो ऑर्निथीन से फिर सिट्रोलिन बना लेगा और सिट्रोलिन से फिर वो आर्जिनिन बना लेगा। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। ओके, नाउ व्हाट अबाउट अनदर म्यूटेंट जो कि एंजाइम बी बनाने की सलाहियत नहीं रखता, एंजाइम बी यानी कि जो ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है,
तो क्या होगा कि अगर आप उसको एक सिंपल मीडियम रॉ मटेरियल दे देंगे तो वो ऑर्निथिन तो बना लेगा, लेकिन मसला ये है कि वो एंजाइम बी नहीं है उसके पास। तो एंजाइम बी नहीं है तो वो ऑर्निथिन से सिट्रोलिन नहीं बना सकता, और सिट्रोलिन अगर नहीं बनेगा तो वो आर्जिनिन कैसे बनाएगा? ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एंजाइम क्लास म्यूटेंट 2 यानी कि ऐसे म्यूटेंट्स जिनके अंदर एंजाइम बी बनाने की सलाहियत नहीं है, अगर आप उसको सिट्रोलिन डायरेक्ट दे देंगे ना तो वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, या आप उसको आर्जिनिन ही दे दें तो वो ग्रो कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब है क्लास 3 म्यूटेंट, और उसमें उन्होंने क्या किया, ये 3 तरह के म्यूटेंट उन्होंने बनाए। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप था। म्यूटेंट 1 में क्या है, उनमें एक जीन ए में चेंज कर दी, वो एंजाइम ए नहीं बना सकता। म्यूटेंट 2 एंजाइम ए और सी बना सकता है, बी नहीं बना सकता। और म्यूटेंट 3 जो बिल्कुल एंड उसका रिएक्शन है सिट्रोलिन से आर्जिनिन, वो बनाने वाला जो एंजाइम है एंजाइम सी, वो नहीं बना सकता। तो ये बहुत ही क्रोनिक टाइप का म्यूटेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल मीडियम देंगे तो भी ये ग्रो नहीं करेगा, आप इसको ऑर्निथिन देंगे ये तो भी ये ग्रो नहीं करेगा, आप इसको सिट्रोलिन देंगे तो भी ये ग्रो नहीं करेगा। ये सिर्फ उस सूरत में ग्रो करेगा अगर आप उसको नॉर्मल मीडियम के साथ साथ आर्जिनिन भी दें। तो क्या आपको मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके। अब उनका अब ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना, उनको ये नहीं पता था। उन्होंने सिंपली क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक वाइल्ड टाइप ली, एक ऐसे म्यूटेंट ली जिसका जीन ए म्यूटेट कर दिया, एक ऐसे म्यूटेंट ली जिसका जीन बी म्यूटेट कर दिया क्लास 2, और फिर ऐसे म्यूटेंट्स ली जिनका जीन सी म्यूटेट कर दिया क्लास 3। और उनका आइडिया यही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो क्लास 1 है वो ऑर्निथिन और सिट्रोलिन आप उनको देंगे या आर्जिनिन देंगे तो वो ग्रो कर पाएंगे, अगर आप सिंपल मीडियम देंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। और फिर ये हुआ भी ऐसे। और फिर क्लास 2 में आप उनको सिट्रोलिन आर्जिनिन देंगे तो वो ग्रो करेंगे, और क्लास 3 में अगर आप उनको आर्जिनिन ही देंगे तो वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज उनमें आर्जिनिन बनाने की सलाहियत नहीं है। ऑल दो उनके पास 2 एंजाइम मौजूद है, लेकिन जो लास्ट स्टेज का एंजाइम है जो उस साइकिल को कंप्लीट करता है, प्रिकर्सर से आर्जिनिन बनाने के सफर को कंप्लीट करता है, तो लास्ट स्टेप का एंजाइम क्योंकि मिसिंग है, तो ये जो क्लास 3 के म्यूटेंट है इनको अगर आप मीडियम में आर्जिनिन देंगे तो वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो मर जाएंगे, वो अपनी खुराक उनकी पूरी नहीं होगी और वो ग्रो नहीं करेंगे। और ये उनका जो हाइपोथेसिस था ये बेटा ऐसा ही साबित हुआ, ऐसे ही हुआ। उन्होंने जब इनको ग्रो करवाया तो आप यू कैन सी हियर, ये जहां जहां आपको येलो कलर नजर आ रहा है, ये जो येलो कलर के ये नजर आ रहा है स्टार्टिंग, ये इसका मतलब है कि ये ग्रो कर गई। ठीक है, और जहां पे आपको ब्लैंक नजर आ रहा है मतलब ग्रो नहीं किए, जहां जहां येलो ग्रो किए। तो क्लास 1 में क्या था, जीन 1 बनाने की सलाहियत नहीं थी। तो जब जीन 1 बनाने की सलाहियत नहीं है तो अगर आपने उनको मिनिमल मीडियम दिया तो वो ग्रो नहीं किए, लेकिन जब आपने उसको ऑर्निथिन दे दिया तो ग्रो कर गए, सिट्रोलिन दिया ग्रो कर गए, आर्जिनिन दिया तब तो ग्रो करना ही था क्योंकि आर्जिनिन तो बनाना था उसने। अच्छा, क्लास 2 में क्या था, जीन बी मौजूद नहीं था, तो आपने मिनिमल मीडियम दिया नहीं ग्रो किए, ऑर्निथिन दिया नहीं ग्रो किए, सिट्रोलिन दिया तो ग्रो कर गए, और आर्जिनिन दिया तो भी ग्रो कर गए। तो क्लास 3 में क्या था, लास्ट स्टेज का जो एंजाइम था वो मिसिंग था, लिहाजा पहले तीनों मीडियम में, पहले वाले में सिंपल मीडियम, आर्जिनिन ऑर्निथिन के साथ मीडियम, सिट्रोलिन के साथ मीडियम, तीनों तरह के मीडियम में ये क्लास ग्रो नहीं की। ये सिर्फ तब ग्रो की जब इनको आपने डायरेक्टली आर्जिनिन दिया। तो इससे इससे हमें फायदा क्या होगा, ये जो मैं आपको हाइपोथेसिस बता रही थी ना जिन्होंने दिया, 1 जीन 1 एंजाइम, यानी उन्होंने क्या किया था, सिर्फ एक जीन को तो म्यूटेट किया है। ठीक है, तो दूसरे जीन दूसरे एंजाइम्स पे तो फर्क ही नहीं आया, जिस जीन को म्यूटेट किया उसका एंजाइम नहीं बना, फिर दूसरे में जिस जीन को म्यूटेट किया बाकी एंजाइम बन गए वो नहीं बना, तीसरे में जिस जीन को म्यूटेट किया बाकी एंजाइम बन गए वो नहीं बना। तो इससे इनका ये हाइपोथेसिस कंफर्म हुआ कि 1 जीन इज मेंट फॉर 1 एंजाइम। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि ये चेंज हो चुका है, बट क्योंकि इनकी स्टडीज ने आप कहने के बहुत सारी बातों को क्लियर करवाया, बहुत सारी जो आप कहने के जो आप कहने के जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको रिलैक्स किया, बहुत एक्सप्लेन करवाया, लिहाजा इनको फिर इस पे नोबेल प्राइज मिला। बट नाउ वी नो दैट कि ये जो 1 जीन 1 एंजाइम का जो हाइपोथेसिस है, ये इसको फिर बाद में आने वालों ने कहा कि ये 1 जीन 1 एंजाइम ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए। वो जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि all enzymes are protein but all proteins are not enzyme, तो जीन का प्रोडक्ट प्रोटीन भी हो सकता है सिंपल जो कि कोई काम कर सके,
और जीन का प्रोडक्ट जो है वो आरएनए भी तो हो सकता है, और जीन का प्रोडक्ट जो है वो पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी है जीन की, लेकिन मैं उसकी डेवलपमेंट बता रही हूँ कि पहले क्या कॉन्सेप्ट आया, वन जीन वन एंजाइम। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये एंजाइम कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोटीन भी तो बनती है और प्रोटीन हर तरह की एंजाइम तो होती नहीं है, तो इसको ना ऐसे कहना ज्यादा सही है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, सारी तो पॉलीपेप्टाइड भी नहीं होती। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड नहीं होती तो कोई आरएनए भी तो बन सकता है। लेकिन अभी तक जो मशहूर मारूफ आपने आप कह लें कि जो जिसको यूज किया जाता है और हर जगह पे जो प्रैक्टिस में है, वो यही है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। लेकिन हम जानते हैं नाउ कि हमेशा वन जीन से वन पॉलीपेप्टाइड ही जरूरी नहीं है बने। आप जानते हैं ना कि आरएनए भी तो डीएनए से बनते हैं, पता है ना इस बात का, ट्रांसफर आरएनए है या मैसेंजर आरएनए है, उनकी भी तो मेकिंग होती है, और उनकी मेकिंग भी तो कोई डीएनए ही करवा रहा होता है। तो डीएनए से या जीन से हमेशा जो है वो आप कह लें कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बनती, आरएनए भी बनता है। लेकिन फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन, फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी तक जो हमारा जो आप कह लें कि प्लाजिबल जो स्टेटमेंट है वो यही है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो और ये सारी जो इसका सहरा है वो बीडल एंड टैटम को जो है हो जाता है। तो ये इसका सारा एक्सपेरिमेंट था, और इसी से हमें जीन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला स्टेप है, जिसके अंदर ही फिर हम जेनेटिक कोड को भी देखेंगे कि वो क्या होता है। वैसे तो आपको आइडिया भी होगा जेनेटिक कोड का, लेकिन इन डिटेल हम उसको देखेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है, ये किस तरीके से इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह के होते हैं, कौन सा स्टॉप के लिए है, कौन सा इनिशिएट करवाने के लिए प्रोसेस, कौन सा कहाँ क्या लगता है, किसका क्या मतलब है, डीजेनरेसी क्या होती है, एंड ऑल दैट। यानी कि हम दो टॉपिक्स जो हैं उनको स्टार्ट करने लगे हैं हम साइमल्टेनियसली, लेकिन जाहिर है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बाद ट्रांसक्रिप्शन, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो आप समझ लें कि जेनेटिक कोड इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद फिर जाहिर है कि जब वो ट्रांसलेट होना है तो वहां पे भी ये इस्तेमाल होना है। तो इन दोनों के लिए ये जरूरी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने कहने के लास्ट जो इसके टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डेफिनेटली इसकी भी नो हाउ आपको पहले से होगी, लेकिन वी विल ट्राई कि हम इसको और अपर लेवल पर और थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। ऑल दो कि इसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है इन चीजों में, और इतनी ज्यादा वैरायटीज आ चुकी हैं, और इतने इनके एस्पेक्ट्स हो चुके हैं कि उनको अगर डिटेल से स्टडी करने लगे तो हमारे पास मेरा ख्याल है कि बुक्स की बुक्स जो हैं इनके ऊपर मौजूद है। लेकिन हमने आपको गो थ्रू कराना है फ्रॉम द बेसिक फिनोमिनन के किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। वो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे जेनेटिक कोड को, फिर ट्रांसक्रिप्शन को एंड देन ट्रांसलेशन को। तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल काफी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल देखेंगे और स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते हैं, अदरवाइज फिर मैं लेक्चर को एंड कर दूँ। जी बेटा।